नेटवर्क ना चल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू कुटिल्या क्लास चैनल पर। जैसा कि हम लोग ने शुरू किया था ग्रुप डिस्कशन, तो आज ग्रुप डिस्कशन का आज ये दूसरा दिन है। ये हम लोग साथ में पढ़ते हैं और इन्हीं के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो जिनको जिनको अगर ये डिस्कशन में जुड़ना है तो आकर हमसे मिलिए और यहाँ पर जुड़िए, कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए, आज हम लोगों ने कल बता दिया था कि सिंधु सभ्यता से कल का टॉपिक रहेगा, तो आज सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी लोग तैयार है ना? बताइएगा पहला क्वेश्चन। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज को विलक्षण कहा गया है इसीलिए क्योंकि वह अर्थव्यवस्था पर ही आश्रित होता है, रुपया पैसा पर ही आश्रित होता है। जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो उसका रहन सहन बदल जाएगा, पैसा कम होगा तो उसका रहन सहन उसी के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का ही अन्य नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस ऐतिहासिक युग में रखा गया है? आदि ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, एक प्राग ऐतिहासिक, एक आदि ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक में उस काल को रखा गया है जिसमें लिखने का कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं था। आदि ऐतिहासिक में लिखने का कला विकसित हो गया लेकिन उस लेख को आज तक पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में जो कि लिखा भी गया और उसको पढ़ा भी जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह आदि ऐतिहासिक काल में है क्योंकि वह लेख लिखने के बारे में जानकारी था लेकिन उसको पढ़ा लोग नहीं सके। बताइएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से अलग इसलिए रखा गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, वो शहरी सभ्यता थी, और जबकि आर्य लोग के द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा कि अलग होने का कारण है कि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखने का महत्वपूर्ण कारक है, तो इसमें जो बताना है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व क्यों रखा गया है, तो इसमें साक्ष्य दिया गया है। हम ऑप्शन बताते हैं, लिपि के कारण, नगर नियोजन के कारण, तांबा के कारण या मृदभांड के कारण। तो मृदभांड के कारण इसको ये भी कह सकते हैं कि आर्य से पूर्व रखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। किसी भी संस्कृति के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो खुदाई से ही हमें मिलती है। खुदाई में विभिन्न प्रकार की सामग्री मिलती है और उसी सामग्री से हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं किस संस्कृति से? हड़प्पा संस्कृति से। तो चांदी की सर्वप्रथम उपलब्धता हड़प्पा संस्कृति में ही पाया गया था, इसीलिए इसका साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का हुआ था। इसमें क्या होता था हड़प्पा में कि मृदभांड के ऊपरी हिस्सा में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। मतलब लाल रंग से पूरा पेंट करने के बाद वो फिगर काला रंग से बनता था, तो मुख्यतः लाल रंग का प्रयोग किया गया था। आगे बताइएगा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन है पूर्व आर्य, मतलब आर्य के आने से पहले से ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। मतलब कहने का क्या हुआ इसका अर्थ कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही मूर्ति का पूजा शुरू हो गया था, वहीं से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मुहरों या टेराकोटा पर निरूपण नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था, हाथी का हुआ था, बाघ का हुआ था, गेंडा का हुआ था और भेड़ का हुआ था, हिरन का भी हुआ था, लेकिन गाय घोड़ा ये सब का नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुद्रो, कोटदीजी, सहगौरा, देसलपुर। तो सहगौरा जो है मौर्य काल का एक जगह है जहाँ से
जब अकाल पड़ जाता था तो यहाँ अनाज रखने का बारे में जानकारी मिलता है, जिसको दुर्भिक्ष की जानकारी कहते हैं। तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो सौगौरा अभिलेख से। और किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एक समाधान मिला है जिसका नाम 837 रखा गया है, तो ये किस स्थल से प्राप्त किया गया है? 837 नाम का एक समाधान प्राप्त हुआ है, ये किस स्थल से? तो यह हड़प्पा से प्राप्त किया गया है। एक समाधान मिला है, मतलब शव को दफनाने वाला, और उसका नाम रखा गया है 837। गोदी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदी मतलब जहाँ नाव आकर किनारे पर लगता था, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है, गोदीबारा का साक्ष्य। और नर्तक की मूर्ति एक मिली है, कांसे की नर्तक की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन बताइए कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के। पैठन गोदावरी नदी के तट पर। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी पर। हस्तिनापुर गंगा नदी। एक बार फिर से बताइएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा नदी। हस्तिनापुर से याद रखिएगा, भीष्म हस्तिनापुर के राजा थे और गंगा पुत्र थे, तो हस्तिनापुर गंगा। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी। नागार्जुन बांध भी है कृष्णा नदी पर। अब पैठन तो गोदावरी। बताइएगा, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर। लोथल भोगवा नदी। रोपर सतलज नदी। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत कथन है, क्योंकि लोग को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। अगला बताइएगा कि आलमगीरपुर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। लोथल गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। रोपर पंजाब। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? जैसे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसका खोज कौन किया था? सूरजभान किया था 1969 में। और राखीगढ़ी से क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन है? राखीगढ़ी है। बताइएगा, मांदा किस राज्य में है? मांदा जम्मू कश्मीर। दैमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थल में से कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, सुतकोड़दा। तो इसमें जो है मोहनजोदड़ो और चन्हुद्रो जो है वह सिंध में स्थित है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चन्हुद्रो के उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? चन्हुद्रो के उत्खनन मतलब खुदाई करने का निर्देश किसने दिया था? J.H. मैके ने दिया था। चन्हुद्रो के उत्खनन का निर्देश H. मैके ने दिया था, लेकिन इसका खोज किसने किया? तब मजमूदार ने किया था। चन्हुद्रो के खोज के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे पहले खोज किया गया था मजमूदार के द्वारा, लेकिन उत्खनन जो है वह मैके के द्वारा करवाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब पाकिस्तान में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह किस राज्य में स्थित है?
रंगपुर किस राज्य में स्थित है? नहीं, तो रंगपुर जो है गुजरात में स्थित है, जिसे सौराष्ट्र भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र में स्थित है। दधेरी एक प्रवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है जो कि किस राज्य में स्थित है? दधेरी दधेरी जो है पंजाब राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। लोथल गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह किस नदी पर स्थित है? मतलब लोथल जो है किस नदी पर स्थित है? लोथल किस नदी पे? लोथल भोगवा पे। तो लोथल भोगवा नदी पर स्थित है। लोथल किस राज्य में है? लोथल गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन लोथल। नगर मतलब वही बंदरगाह, तो लोथल ही लोथल। था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? वही लोथल। है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? हल का टेराकोटा जो है बनवाली से हुआ है। हल लेके वन में जाएंगे, हल से क्या होगा? खुदाई होगा, खुदाई जुताई होगा, जुताई कहाँ होगा? तो वन में, जंगल में होगा, यानी बनवाली में होगा। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कलिबंगन, रोपर, लोथल या पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र जो है मौर्य काल से संबंधित है। हड़प्पा, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन है? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियाँ थी? ऑप्शन है सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। सिंधु, चिनाब, झेलम। सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा नहीं था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग जो है आत्मा में विश्वास करते थे, कर्मकांड में भी, यज्ञ प्रणाली में भी और मातृ शक्ति में भी। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, मतलब पशु के एक मूर्ति होता था जरा कि हम सब शिव जी के अभी रूप एक मानते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे दोनों? दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वे कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अब भारतीय पुरातत्व के जनक भी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, M.S. वत्स, B.S. स्मिथ। B.A. स्मिथ जो थे एक इतिहासकार हैं जो कि हड़प्पा काल से संबंधित नहीं है। तो B.A. स्मिथ का एक प्रसिद्ध किताब है, उस किताब का नाम क्या है? उसका नाम ध्यान ही नहीं आ रहा है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप बस ने इससे सर्वेक्षण संबंधित रहे। इसमें नहीं दिया हुआ, अच्छा आगे मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं तो यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है, विवादित है कि हड़प्पा से भी मिला है, लोथल से भी मिला है, मतलब सिंधु घाटी के प्रत्येक स्थल से कुएं के साक्ष्य मिला है, क्योंकि लोग घरेलू उपयोग के लिए प्रायः कुआं का उपयोग करते थे। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का प्रयोग किया। हाथी दांत का पैमाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। हाथी दांत का पैमाना मतलब कि हाथी के दांत का क्या बनता था? स्केल बनता था। ये पैमाना मिला है कहाँ से? लोथल से।
हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है? सीधा ही क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि घग्गर के किनारे कौन सा जगह बसा हुआ है? बनवाली। तो बनवाली, घग्गर। लोथल भोगवा नदी है। लोथल याद रखिएगा, भोगवा नदी। जो लोथ आदमी होता है वो भोगवे करेगा, याद रखिएगा। अगला बताइएगा, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। ये धौलावीरा से मिला है। ये क्वेश्चन है कि शैलकृत स्थापत्य मतलब पत्थर में नक्काशी किया जाता था और उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? कौन सा हड़प्पीय नगर? तो यही धौलावीरा जो है ये 3 भाग में विभक्त था। इस नगर को एक भाग को कहा गया किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। 3 भाग में ही विभक्त था धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। धोने के लिए जल चाहिए तो जल प्रबंधन यानी धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विव शव संस्कार का प्रमाण मिला है? मतलब एक साथ 2 गो शव को दफनाने का प्रमाण, तो ये लोथल से मिला है। एक ही साथ 3 मानव कंकाल को दफनाने का साक्ष्य किस जगह से मिला है? तो दमदमा से मिला है। हड़प्पन तथा सोनौली के हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं क्या? हड़प्पन और सोनौली के उत्खनन किया गया है तो उसमें क्या प्राप्त हुआ है? तो मानव समाधान प्राप्त हुआ है। सोनौली पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो सोनौली जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। वस्त्र के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था किनके द्वारा? भारत। तो भारत में किया गया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही कपास की खेती किया जाता था, तो इसका प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिला? भारत में ही मिला। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, वे देवी और देवताओं को दोनों पूजा करते थे। क्योंकि उनके पास विशाल महल और मंदिर भी नहीं होता था, क्योंकि सिंधु घाटी से मंदिर का अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है। और घोड़ों का प्रयोग सर्वप्रथम आर्य लोग के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कि देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। निम्न स्थानों पर से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो। से मतलब एक कुंवर वाला साड़, वृषभ कहा जाता है साड़ को ही। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। गाय, ये सब है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का अवशेष अभी तक वहां से प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? कालीबंगा। तो यह कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका मतलब एक सिंह युक्त वाले देवता की कृति, मतलब कोई एक बर्तन है उस पर सिंह युक्त वाले देवता का क्या किया गया है? चित्र बनाया गया है। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह कालीबंगा से मिला है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? सिंध की सुमेरिया। नील नदी के तट पर मिस्र की सभ्यता, इसीलिए मिस्र को नील नदी का देन भी कहा जाता है या वरदान कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन बताइएगा इसका, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। तो आज ये सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन जो था वो खत्म हुआ। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं एक बार। बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आज थी, क्यों? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। आगे बताइएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। भारत में
चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा संस्कृति से हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। आर्य से पहले। बताइएगा, पैठन किस नदी के तट पर है? गोदावरी। गोदावरी नदी के। और हस्तिनापुर? गंगा। गंगा नदी। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान सिंध प्रांत में। चन्हुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैक ने। J.H. मैक ने। और चन्हुद्रो की खोज किसने किया था? मजमू दार ने किया था। रंगपुर किस राज्य में स्थित है? सौराष्ट्र गुजरात प्रांत। दधेरी किस राज्य में है? दधेरी पंजाब राज्य में है। दधेरी किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन था? पतन लोथल। पतन मतलब बंदरगाह। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। एक उन्नत जल प्रणाली का प्रबंधन का किस जगह से मिला है? धौलावीरा से मिला है। अरे, घग्गर और उसकी सहायक नदी में स्थित कौन सा सिंधु घाटी का स्थल है? घग्गर नदी के तट पर कौन सा? बनवाली। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। तो हड़प्पा का कौन ऐसा जगह है जो कि 3 भाग में विभक्त था? धौलावीरा। बताइएगा, हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खनन से क्या चीज प्राप्त हुआ है? मानव सभागार। तो ये आज खत्म होता है। अब हम लोगों ने एक होमवर्क दिया था एडुटेरिया का 5000 क्वेश्चन का, जो ये है इसका पहला सेट का। तो अब इसमें के हम पहला सेट का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। चलिए देखिए पहला सेट। इसमें का जो क्वेश्चन होगा हम सिंगल पूछेंगे। बताइएगा ना। तो पहले आप बताइएगा, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600। आप बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो इसमें ऑप्शन देते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और गोविंद रनाडे। क्योंकि गरम दल में 3 लोग थे, लाल बाल पाल, याद रखेंगे, लाल बाल पाल। आप बताइएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? मतलब कांग्रेस से भी पहले के प्रमुख संस्था कौन था और उसके बाद कांग्रेस नाम से? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? ऑप्शन है, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संतुष्टि की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। यही इनके साथ कथन जो है वो सही है।
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, तो उन्होंने किस पार्टी से चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी से। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडको उपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महायान शाखा से है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, यह महायान शाखा से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या रखा गया था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के नवरत्न में से ये दो व्यक्ति थे, तानसेन और बैजू बावरा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैसल पोर्ट जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट हमारे से सीजीएल वाला क्वेश्चन में पूछ लेता है, बिहार सीजीएल वाला में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन इसमें सुन लीजिए। यह अक्षांश रेखा के समानांतर होती है, इसकी संख्या 180 होती है, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, और देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो यही सही है। इसका ऑप्शन अगर गलत छाटे तो अक्षांश रेखाओं के समानांतर वाले रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, यहाँ कहा गया है देशांतर रेखा, तो देशांतर अक्षांश रेखा के समानांतर न होकर क्या होता है? लंबवत होता है। और यह क्या कह रहा है कि इसकी संख्या 180 है, तो नहीं, 180 इधर 180 इधर 360 है। और देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, तो ये भी गलत है। दूरी को प्रदर्शित जो हम लोग करते हैं 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा से करते हैं, इससे ऊपर कितना जा रहे हैं और इससे नीचे कितना जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर यही है कि सर्वाधिक दूरी जो है विषुवत रेखा के पास होती है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दिए गए पहाड़ियों का अनुक्रम कौन सा होगा? इसमें पहाड़ी का नाम दिया गया है, इसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक बताना है। तो इसका जो हो जाएगा, पहले उत्तर में नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर जाब्दी की पहाड़ी, फिर नीलगिरी और फिर अन्ना मलाई की पहाड़ी। 16 सी यही सही है। मतलब ऊपर से अगर आएंगे, सबसे ऊपर देखेंगे तो ऊपर में नल्ला मलाई की पहाड़ी है, ये हमको मिल जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के आसपास में। फिर उसके बाद जाब्दी की पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी तमिलनाडु में, और फिर ये अन्ना मलाई की पहाड़ी और नीचे तमिलनाडु में चला जाता है। तो नल्ला से शुरू करेंगे और अन्ना पर खत्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुरक हो जाती है? लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है कि लोहे की अधिक मात्रा के कारण वह क्या होता है कि अनुरक हो जाता है, उसमें खेती करना पॉसिबल नहीं होता है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, या सभी सही है? सभी सही है। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, और यह कण प्रकृति भी है। कण मतलब पार्टिकल, ऊर्जा का एक रूप है। इस प्रकार से तीनों सही है। हाइजेंस सबसे पहले बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में है, और न्यूटन बताए थे कि कण के रूप में है, पार्टिकल्स के रूप में है। दोनों मिलकर दोनों थ्योरी दिए थे। बाद में यही आया प्रकाश का द्विप्रकृति नियम, जिसको डी ब्रोगली ने विकसित किया था। कि इन्होंने न्यूटन बताया कि कण है और हाइजेंस बताया कि तरंग है, अलग अलग। और बाद में जो आए वैज्ञानिक, क्या नाम बताया? डी ब्रोगली। ये दोनों मिलाकर बताया कि प्रकाश जो है दोनों चलता है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। बायोगैस में किण्वन की प्रक्रिया से ऊर्जा निर्माण होता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, और बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घट जाएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घट जाएगा, जबकि परमाणु की संख्या क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आएगा, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है
तो आखिर परमाणु का आकार छोटा क्यों हो रहा है? कारण यहाँ पूछता है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा हो रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है तो साइज बड़ा होना चाहिए था, छोटा आखिर क्यों हो जाता है? तो कारण इसके पीछे एक होता है कि जब एक ही आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा लेकिन कक्षा की संख्या सेम रहेगा। तो जब कक्षा की संख्या सेम रहेगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचने का काम करता है नाभिक। तो बाहर में अगर एगो इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक कम पावर लगाएगा, और बाहर में अगर 6 गो इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक ज़्यादा पावर लगाएगा। तो जब ज़्यादा पावर लगाता है जिसके कारण आकार क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसीलिए बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ता है, कक्षा की संख्या भी बढ़ जाता है, तो वहाँ पर साइज बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? धूल कण के कारण ही प्रकाश विसरण में है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है, टोटल जोड़कर 0 आता है। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है, ऑरिक क्लोराइड कहा जाता है इसको। दाब का विमीय सूत्र Ml-1 तो दाब का विमीय सूत्र अगर हम निकालेंगे कैलकुलेशन करके तो Ml-1 और T-1 आ जाएगा, क्योंकि दाब का जो फार्मूला होता है वो होता है कि बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा और क्षेत्रफल का बीमा रख देंगे तो कट के आ जाएगा हमको Ml-1 और T-2 आएगा। हाँ, T-2, क्योंकि टाइम का स्क्वायर हो जाता है नीचे। बताइएगा, जैव सेल क्या है? कोयला है, सेल के रूप में है। वो भी सेल क्या चीज़ का है? जैविक है, मतलब पेड़ पौधा ये सब जैव है, और ये जमीन के नीचे दब कर क्या होता है, चट्टान बन जाता है, सेल बन जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जैव सेल। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से संबंधित है? सेरेब्रम से। याददाश्त का संबंध सेरेब्रम से है। ठीक है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं भी होती है। आर्क्योप्टेरिक्स एक पक्षी है जो कि सरीसृप और पक्षी के बीच का एक कड़ी माना जाता है। मतलब सरीसृप के भांति इसका पैर भी होता है और पक्षी के भांति इसको पंख भी होता है, तो इसलिए दोनों के बीच का क्या है, कड़ी माना जाता है। जैसे शैवाल और लाइकेन के बीच में कवक को माना जाता है, उसी प्रकार से। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति करता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 1 वर्ष का होता है। तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। टोटल 30 सदस्य किस सभा से होते हैं? लोकसभा से। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? संसद। तो भारत की संसद के अनुमोदन से। तो संसद से पैसा निकालने का कई विधि होता है जिससे कि हम पैसा निकाल सकते हैं। पैसा निकालना होता है तो कौन कौन विधि से हम पैसा निकाल सकते हैं? तो 2 विधि, एक विनियोग विधि और एक अनुदान विधि। अनुदान विधि एक विनियोग विधि जो कि संसद चल रहा है, तो कोई बजट पास हो गया तो उसके लिए सरकार जो चल रहा है सरकार वो अपना विनियोग विधि से उसमें से पैसा निकालेगा। अनुदान विधि से पैसा कब निकाला जाता है? तो जब नया सरकार बनता है और उसके बीच में अभी बजट पास नहीं हुआ है, पैसा का जरूरत पड़ गया है, तब वह राष्ट्रपति से सिफारिश करके अनुदान विधि से क्या करेगा, उसमें से पैसा निकालेगा। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 20 में है। अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। मिलान करना है, बताइएगा
कि भाषाओं का उल्लेख कैमा अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। कुल कै गो भाषा है? 22 गो। 22 भाषा। दल बदल विरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सा सूची जोड़ा गया? 11वीं 11वां अनुसूची। अब भूमि सुधार अब भूमि सुधार 9वीं 9वीं अनुसूची। अनुसूची। दल बदल याद रखिएगा, दल बदल तो 10 और 9 भूमि सुधार तो 9वीं। ऐसू जमीन जायदाद जो आदमी के होता है नौलखिया हार होता है, तो नौलखिया हार यानी 9वीं अनुसूची, तो उनमें क्या हो जाएगा? भूमि सुधार अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक। ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। इसी के तहत दो गो का स्थापना करने का प्रावधान दिया गया था, एक IMF और एक वर्ल्ड बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949 में। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का। भारत में आय कर क्या है? प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। प्रत्यक्ष भी है और प्रगतिशील भी है। मतलब आप जैसे जैसे प्रगति कीजिएगा कर बढ़ते चला जाएगा, और प्रत्यक्ष रूप से दिखा कर लिया जाता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोकनृत्य है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। अंधेरा में जाके पूरी खाएंगे, याद रखिएगा। हिमानी उत्तप पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तप पर्व का संबंध जो है मलखम्ब से मलखम्ब। ये मलखम्ब ये लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें मलखम्ब और योगासन दो गो खेल को क्या जोड़ा गया है। इसीलिए इससे पूछ दिया गया कि हिमानी उत्तप पर्व जो है किस खेल से संबंधित है? तो मलखम्ब से। नीपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ग्रीक। द्रकमा और ग्रीक, द्र और ग्रीक, तो द्रकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? खादर। सीधा सीधे नया मिट्टी है तो खादर, पुराना मिट्टी है तो बांगर। ऐसे नए चीज के खाएंगे तो नया मिट्टी यानी खादर। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? थर्मोक्लाइन। तो थर्मोक्लाइन। बेसल मापदंड क्या चीज से संबंधित है? बेसल मापदंड जो होता है बैंकिंग क्षेत्र से। तो बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नाल्ड टैंडबी। तो अर्नाल्ड टैम्बी ने किया था। सबसे प्रथम बार औद्योगिक क्रांति का संबंध इंग्लिश में कौन किया? अर्नाल्ड टैम्बी ने किया था। इसमें का स्मरणीय तथ्य वो पूछते हैं कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। गर्त आवास का साक्ष्य बुर्ज होम्स। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा एवं लोथल से। दोनों जगह से हुआ है। अगर ऑप्शन में दोनों मिल जाए कि अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ऑप्शन रहेगा कालीबंगन और लोथल दोनों, तो अग्निकुंड का साक्ष्य के लिए फेमस ऑप्शन है लोथल। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो कालीबंगन। क्या है कि खुदाई पहले कालीबंगन के हुआ था, खुदाई पहले कालीबंगन के, लोथल के खुदाई बाद में, इसीलिए आंसर लिया जाता है कालीबंगन। अगर अकेले कहीं लोथल है तो वो स्पेशल आंसर वही होगा। नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांसे की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने की प्रथा का प्रचलन किस सभ्यता में था? हड़प्पा सभ्यता। शव को जलाने का प्रथा मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनवाली से। बनवाली।
उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य, धौलावीरा। धौलावीरा का। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, ये भी धौलावीरा से। धौलावीरा से हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, वही धौलावीरा। 3 भाग मतलब 3 किला में, एक नगर में, एक मध्य नगर में, तो यही धौलावीरा। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कुल्डी हवा से। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम वर्तमान में क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो ये मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल एवं चित्रकूटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट। तो इस प्रकार से एजुटेरिया का प्रथम सेट भी आज खत्म होता है। कल इसमें से दूसरा सेट चलेगा और घटना चक्र से जो अगला टॉपिक होगा वह सिंधु घाटी सभ्यता हो चुका है, तो अगला शायद वैदिक सभ्यता ही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग कल वैदिक काल से देखेंगे। वैदिक काल का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन घटना चक्र में है इसे करेंगे। और कल से हम लोग क्या करेंगे कि स्पीडी का करंट अफेयर्स का एक सेट हम उसमें से डिस्कस करेंगे। कोई भी जिनके पास स्पीडी का करंट है वो जनवरी 2022 से हम यहाँ शुरू करेंगे। 1 से 15 जनवरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 1 महीना में का आधा महीना का क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे और साथ साथ करंट को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि आगामी एग्जाम में सभी जानते हैं कि करंट अफेयर जो है ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जो भी एग्जाम अभी हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, वो मेरिट तक ले जाने का काम करंट अफेयर्स ही करेगा। तो चलिए ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। जिनको जिनको जुड़ना है आकर जुड़िए और हमारे चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारा ये ग्रुप डिस्कशन का वीडियो लगातार आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।